नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब ईरान ने मार्च में होर्मुज जल डमरू मध्य पर कब्जा किया था और ये ऐलान कर दिया था कि अब उसकी संप्रभुता रहेगी और वो तय करेगा कि वहाँ से कौन से जहाज जाएंगे आएंगे, और यही नहीं, उसने ये भी ऐलान कर दिया था कि जिसको भी वहाँ से निकलना होगा उसे $1 प्रति बैरल का टोल टैक्स भी चुकाना होगा। जब ईरान ने ये ऐलान किया था तब बहुत सारे लोगों को लगा था कि ईरान ने ज़्यादती कर दी है, थोड़ा बड़ा दांव खेल दिया है और ये संभव नहीं हो पाएगा कि वो उस पर कब्जा करके बना रहे, और इसे अमेरिका भी कबूल नहीं करेगा। जो गल्फ़ के दूसरे देश हैं, अरब ममालिक हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करेंगे। और कौन है जो हर बैरल पर $1 का टोल चुकाएगा। इसके बाद लेकिन धीरे धीरे ईरान ने उस पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है, पूरा एक व्यवस्था वहाँ बना दी है और अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसके नियंत्रण को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी ब्लॉकेट लगा दिया, अपने युद्धपोत वहाँ तैनात कर दिए और हर दूसरे दिन धमकियाँ भी दी कि हम ये कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, पूरी सभ्यता को मिटा देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ और उसने होर्मुज पर जो अपनी नाकेबंदी की थी उसे बरकरार ही नहीं रखा, बल्कि उस पर अपना अधिकार लगातार बढ़ाता रहा। उसने बाकायदा उसे ईरान के नक्शे में शामिल कर लिया और यही नहीं, जो संयुक्त अरब अमीरात का एक छोटा सा द्वीप है उसको भी एक तरह से अपने नक्शे में दिखाया। अमेरिका उसके कब्जे को इसलिए नहीं हटा पाया कि ईरान ने लंबी तैयारी की थी, वहाँ पर माइंस बिछा रखी हैं और उसकी जो अपनी पनडुब्बियाँ हैं, नौकाएं हैं, वो वहाँ तैनात हैं। तो वहाँ से निकलने के रिस्क कोई भी शिप ऑपरेटर नहीं लेना चाहता था, बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं लंदन और अमेरिका में बैठी हुई, वो इंश्योरेंस देने से मना करने लगी। तो जाहिर है कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे यातायात तो पूरी तरह से रुक गया, क्योंकि इधर ईरान की नाकेबंदी और उधर अमेरिका की नाकेबंदी। लेकिन इस नाकेबंदी की वजह से दुनिया भर में हाहाकार मचा और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ती चली गईं। जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $111 प्रति बैरल पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ने के संकेत हैं। जब तक ये जल डमरू मध्य पूरी तरह से नहीं खुलता है तब तक उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। और खुदा न खास्ता अगर ट्रंप सनके और उन्होंने ईरान पर फिर दोबारा हमला करने की हिम्मत जुटाई तो फिर हालात और भी बदतर हो सके हैं। लेकिन आइए अब देखते हैं कि ईरान ने इस पूरे जल डमरू मध्य को, होर्मुज को किस तरह से नियंत्रण में रखा है। और यहाँ एक बात और बताने की ज़रूरत है, और वो ये कि होर्मुज ईरान के लिए जितने भी उसके पास युद्धास्त्र हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, उन सबसे ज़्यादा कारगर वेपन साबित हो रहा है, उससे ज़्यादा मजबूत और कारगर हथियार साबित हो रहा है अमेरिका को घुटने पर लाने के लिए, अमेरिका को मज़ा चखाने के लिए और अमेरिका के जो एलाइज हैं खाड़ी में उनको भी। तो ये होर्मुज का जो आइडिया है, हालांकि ईरान पहले भी इस तरह की धमकियां देता रहा, लेकिन उस धमकी को सीरियसली नहीं लिया गया और ट्रंप ने जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे कि ये भी एक दृश्य बन सकता है खाड़ी युद्ध का, एक ऐसा मुकाम आ सकता है जहां पर वो लाचार हो जाएगा, और ईरान ने बहुत ही सही ढंग से अपना कार्ड खेला और होर्मुज पर नियंत्रण करके अब उसने ऐसी स्थिति ला दी है कि उसे कोई हटा नहीं सकता है। यहाँ तक कि
होर्मुज के आसपास जो अरब मुल्क हैं वो भी धीरे धीरे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब लगातार इसका विरोध कर रहा है, दूसरे ममालिक भी विरोध करेंगे ही, लेकिन ईरान ने जिस पूरी शिद्दत से, सख्ती से, दृढ़ता से अपना कदम होर्मुज पर रख दिया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि भले ही युद्ध खत्म हो जाए लेकिन अब होर्मुज पर कब्ज़ा ईरान का ही रहेगा और वो अपने हिसाब से, बेशक ओमान के साथ भी उसका, चूँकि होर्मुज का पूरा इलाका ईरान और ओमान दोनों से जुड़ता है, इसलिए ओमान को भी वो शेयर दे रहा है, जो भी वहाँ से टैक्स वसूला जाएगा उसका। दोनों के बीच एक तरह का एग्रीमेंट भी होने की संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान ने पूरी तरह से दखल कर लिया है और उस पर अपनी संप्रभुता भी ठोक दी है। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के हवाले से लोग कुछ भी कहते रहें, हालांकि ईरान का कहना है कि ये नियमों के हिसाब से ही है, लेकिन ये बात की लड़ाई है। अभी तो ईरान वहाँ पर काबिज है और अपने ढंग से उसे ऑपरेट कर रहा है। तो ईरान ने जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर बनाया है, वो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है, PGSA बनाई है। अभी इसी महीने उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये IRGC के ही अंडर आती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो ट्रांजिट को मैनेज करता है, वहाँ से आने जाने वाले जो यातायात है उसको मैनेज करता है। IRGC नेवी कमांड जो फाइनल क्लियरेंस है वो ये देता है, एस्कॉर्ट्स करता है और इन्फोर्समेंट जो भी तय होता है उसको इन्फोर्स करने का जिम्मा इसका होता है। स्ट्रेट को इन्होंने ऑपरेशनल एरिया घोषित कर दिया है और उसके हिसाब से वो इसको मैनेज कर रहे हैं। अब ऑपरेशनल प्रक्रिया क्या है? प्री ट्रांजिट एप्लीकेशन देनी पड़ती है किसी को, शिप ऑपरेटर को। पहले वो PGSA को एप्लीकेशन देगा, फिर IRGC जो इंटरमीडिएटरी है उसको मेल करता है, ईमेल करता है, फिर डिटेल्ड वेसल जो वहाँ से गुजरनी है उसका सारा इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन भरता है, फिर उसकी वेटिंग होती है। IRGC जियोपॉलिटिकल स्क्रीनिंग जो है वो होती है। फ्रेंडली कंट्रीज जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, मलेशिया आदि को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि US, इजराइल से जुड़े जो वेसल होते हैं उनको या तो रिजेक्ट कर देते हैं या हाई रिस्क मान लिया जाता है। पेमेंट निगोशिएशन होता है, टोल तय होता है। ऑयल टैंकर्स के लिए जैसा मैंने कहा $1 प्रति बैरल है और ये चूँकि जो VLCC होते हैं उनमें $2 मिलियन प्रति बैरल $2 मिलियन प्रति जो शिप है वो देना पड़ता है। फिर क्लियरेंस अप्रूवल के बाद उन्हें रेडियो पर सीक्रेट पासकोड जारी होते हैं और जो GPS जामिंग वगैरह के साथ फिर वो वहाँ से ट्रांजिट करते हैं। उनको एक्सकोर्ट करता है। IRGC कंट्रोल बोट्स होती हैं जो उनको एक्सकोर्ट करके उस एरिया से बाहर निकालती हैं और मॉनिटरिंग भी होती है। IRGC बेसिस से कंटिन्यूअस सर्विलांस होता है और नॉन कंप्लाइंट शिप्स को सीज कर लिया जाता है या उनको धमकाया जाता है। फाइनली जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके लिए उसने थोड़ा आसान शर्तें रखी हैं, कुछ को तो वो मुफ्त में भी जाने दे रहा है डिप्लोमेटिक डील्स के बाद। जहाँ तक टोल पेमेंट ऑपरेशन है, हालांकि मैंने कहा $1 प्रति बैरल, लेकिन ईरान डॉलर में पेमेंट नहीं ले रहा है, वो युआन में पेमेंट ले रहा है। ये ध्यान रखने की बात है। डी-डॉलराइजेशन को इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने तेज़ कर दिया है। तो करेंसी जो है वो मुख्य रूप से चाइनीज़ युआन है या फिर क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए लिया जा रहा है। बिटकॉइन, USDT, स्टेबल कॉइन्स। USD ने चूँकि USD बैंड है, US डॉलर बैन है और ये उन फॉर्म में पेमेंट लिया जा रहा है। पेमेंट जो है IRGC के जो अकाउंट्स हैं उनमें जाता है और बाद में फिर ईरान के बैंकों में जाता है। कुछ केस में
ये काइंड्स में भी लिया जाता है। आप समझते हैं कि कोई बार्टर डील हो सकती है कि आप हमें बेशक युआन में पेमेंट ना करो, उसके बदले ये सामान दे दो, ये भी होता है। तो रिपोर्ट्स हैं कि 30 से ज़्यादा जो शिप हैं उनसे $60 मिलियन अभी तक युआन के ज़रिए या क्रिप्टो के ज़रिए कलेक्ट किए जा चुके हैं ईरान के द्वारा। फिर अब ईरान ने, चूंकि वहाँ से जहाज़ों का आना जाना कम हो रहा है तो वसूली भी कम हो रही है ईरान की, तो उसने एक दूसरी स्कीम भी लॉन्च कर दी है, इंश्योरेंस स्कीम। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से कतरा रही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ खतरा है, इसलिए अब ईरान ने अपनी एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च कर दी है और जिसकी वजह से उसे उम्मीद है कि ये जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा और उसे ज़्यादा इंश्योरेंस के ज़रिए भी कमाई होगी। तो बिटकॉइन बेस्ड डिजिटल इंश्योरेंस है ये। कार्गो और वेसल्स को ईरानियन रिस्क कवर मिलेगा, मतलब ईरानियन उस पूरे इलाके में उसको रिस्क की जिम्मे कवर करेगा। वेबसाइट के ज़रिए पॉलिसी इशू होती है और तुरंत ब्लॉकचेन के ज़रिए सेटलमेंट होता है। ईरान का लक्ष्य ये है कि साल में $10 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जाए। जो वेस्टर्न इंश्योरर हैं वो वार रिस्क प्रीमियम को उसका जो वार रिस्क प्रीमियम है उसको बाईपास करने का ये तरीका है। अब इसमें इन्फोर्समेंट में IRGC की जो मिलिट्री है, इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। फास्ट अटैक बोट्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, माइंस हैं, और जो जलडमरू मध्य है उसका जो क्रिसेंट ऑपरेशनल जोन बनाकर कंट्रोल बढ़ाया गया है। पहले टैंकर सीज किए, अब लीगल टोल के रूप में फॉर्मलाइज कर दिया है और रियल टाइम अपडेट्स हो रहे हैं PGSA के X अकाउंट पर कि क्या कुछ घटित हो रहा है, कितने शिप आ रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये सारा कुछ PGSA के अकाउंट पर अपडेट हो रहा है। तो ये एक सिस्टम ईरान ने डेवलप कर दिया है। दोहरा सिस्टम है, एक तो टोल है, दूसरा इंश्योरेंस है। तो दोनों तरह से वो अपने इस पूरे इलाके में आश्वस्त कर रहा है जो शिप वहाँ से गुजरेंगे कि आप हमारा इंश्योरेंस लोगे, हम गारंटी देते हैं, हमारा पूरी वहाँ पर सेना तैनात है और सारे जो सुरक्षा तंत्र है, निगरानी तंत्र है, उसके ज़रिए हम आपको सेफ पैसेज देंगे। और वो $1 प्रति बैरल का जो टोल टैक्स है वो है। तो इस तरह से ईरान को जो नुकसान हुआ है इस बीच में, उसकी भरपाई के लिए उसने ये रास्ता निकाला है और इस वजह से उसे उम्मीद है, हालांकि अब जो बातचीत चल रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बात के लिए मान गया है कि ईरान को जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा और ईरान के नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये ईरान ने दावा किया है। ईरान ने तो ये भी दावा किया है कि जो उसकी संपत्तियां फ्रीज की गई हैं उसको अनफ्रीज किया जाएगा, पहले 25% और उसके बाद में फिर बाकी। तो अभी तो बातचीत चल रही है, लेकिन वो बातचीत अपने स्तर पर चल रही है। ईरान ने अपनी एक व्यवस्था यहाँ पर कायम कर ली है और अब पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि अंगद का पांव जमाकर वो बैठ गया है। अब वहाँ से उसको हटाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है उस पर चीन की भी सहमति है, रूस की भी सहमति है। तो ये दो उसके पीछे खड़े हुए हैं और ईरान, वो चाहते हैं कि ईरान का इस तरह का नियंत्रण उस पूरे इलाके में हो जाए कि वहाँ की पॉलिटिक्स को भी ईरान के ज़रिए नियंत्रित किया जा सके, मैनेज किया जा सकता है। हालांकि चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक सुलह करवा दी थी कि दोनों एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। उसके बाद से इन दोनों के बीच उस तरह का तनाव नहीं है। लेकिन अभी तो जंग हुई थी, जो हमले हुए थे, तो उसमें सऊदी अरब पर भी ईरान ने
ड्रोन गिराए थे और मिसाइल भी फेंकी थी और अभी उससे नुकसान भी हुआ था। लेकिन अब अगर ईरान की ये व्यवस्था परमानेंट हो जाती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल जाती है, गल्फ के जो देश हैं वो भी सहमत हो जाते हैं, हो सकता है टोल टैक्स में निगोशिएशन हो जाए, $1 के बजाय $0.5 या कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए, फ़ी कम कर दी जाए, तो भी शायद ईरान के लिए ये एक बड़ी जीत होगी कि उसने इस लड़ाई में होर्मुज को जीत लिया, होर्मुज पर अपना नियंत्रण कर लिया, उसे अपने देश का हिस्सा बना लिया। और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि वो उस पूरे रूट पर उसका कब्ज़ा होगा। ध्यान रखिए वहाँ से इंटरनेट की केबल्स भी जा रही हैं और वो भी ईरान के नियंत्रण में है। यानी अभी कोई युद्ध हो तो ईरान उन इंटरनेट केबल्स को काट कर पूरे अरब ममालिक को ठप कर सकता है, यूरोप को ठप कर सकता है, अफ्रीका को ठप कर सकता है और भारत पर भी असर पड़ सकता है। पूरी तरह ठप ना हो लेकिन स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी और भी दूसरे तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो एक और जो लीवरेज है ईरान के पास वो भी है। तो खाड़ी में होर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्ज़ा करके ईरान ने एक बड़ी फतह हासिल कर ली है, ये अमेरिका समझ गया है। और अब अमेरिका ने भी एक तरह से हथियार डाल दिए हैं। वो कह रहा है कि होर्मुज हमारा सिरदर्द नहीं है, यूरोप को दिक्कत हो रही है वो बात करे, जिसको दिक्कत हो रही है वहाँ से तेल लाने ले जाने में वो खुद ईरान से नेगोशिएट करे। तो एक तरह से ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि अगर ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो फिर सबको झक मारकर उसकी शर्तों पर आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।